మీరు డయాబెటిక్‌తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే, మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం రూ. 1199తో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏవండీ ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి. కూకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్. मैं तो सालिक वालेकुम सलाम। अरे भी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा जी। सियासी हैसियत उनकी क्या चीज़ वो बेहतर जाने है। जहाँ तक उर्दी तहज़ीब का ताल्लुक़ है, उर्दू अदब का ताल्लुक़ है, आज मैं बयानात देख रहा और कुछ जलसों भी हो रहे हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी उनको ज़िंदगी में मदद नहीं किया जी। और जलील पाशा की तरह वज़ीर मुहतरम भी आसिफ पाटा साहब भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा करीब रहे और मेरी हर महफिल में रस्म इजरा तकरीर के मौके पर वो मौजूद रहे और बेहतरीन तकरीर करते थे, मुख्तसर करते थे। लेकिन बहुत से लोग जानते हो, ये भी नहुमी जानते होंगे कि आसिफ पाशा उम्र की दीवे के पहले सदी खुद आसिफ पाशा ने मस्जिद के पास कहा, मेरे बाद चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में, उन्होंने आसिफ पाशा को से मशवरा दिया कि जब मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, मगरबी बंगाल में और उर्दू की दिवस हैदराबाद भी क्यों ना जी। गंगा साहब की दिलचस्पी से वो सदर हो गए। वो बोले ठीक है, वो जाता हुआ तो उनको पहला सदर थे और उनके सेक्रेटरी थे भारत चंद खन्ना। स्टार्ट में देते लेते और आबिद अली खां साहब को मजलिस आमिला के चेयरमैन थे और मुझे याद आए कि एक सोच में वो हमीद रहमान साहब थे, राज बहादुर गौड़ थे और इस तरह के पहली जो नहीं होगा उनको डिग्री ऑफिस सेक्रेटरीट के सामने एक बिल्डिंग में था, वहाँ स्टाफ बड़ा इलाम दो तीन हजरात काम करते थे। आबिद अली खां साहब ने मुझसे एक दिन कहा कि देखो नहीं है, इनके लिए जाके उनको ज़रा भक्ति की काम समझा दीजिए जी। वो मैं कहता था कभी कभी। फिर वहाँ से उनका आखिर चेंज हो गया। आसिफ पाशा के रिहायश का जो विरासत सोसाई की मिलकियत है, वहाँ उन्होंने रेड हिल्स पर अपना क़याम को ज़रूरी समझा। वहाँ में उन सबसे मिलकर मुझसे बहुत कोशिश करो और मैंने कहा ना कि मेरे हर महफिल में वो उनको मैं ज़हमत देता, रस्म इजरा तकारी में बिल्कुल सो, और वो बड़ी मोहब्बत से आते थे और बहुत बादशाह का आदमी थे वो, और थे तो शाहाना हैसियत उनकी, लेकिन मिजाज बिल्कुल फकीर आवा थे जी। आप मई के पतले में देखिए, आप एक छोटे से मकान में रहते थे जी। जबकि सियासी लोगों का आप देखिए होते आली माओ में जो रहने हो, छोटा भी हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े कर दिया जी। उन्होंने बिल्डिंग खड़ी बहुत किया, छोटे से मकान में रहते। अलबत्ता उनको बच्ची शायद जब दो बच्चे बाहर आए, वो दोस्त ने कहा कि मेरा मकान छोड़ दे रहा हूँ, बच्चे मकान बनाए जो भी इनमें, या मत जा रहा हिल पर, मैं बच्चों के साथ रहना चाह रहा हूँ। वह नतर बेच के आपको मैं बुलवा पाप में, और उर्दू वसाइल में हिस्सों गुफ्तगू करते थे। वो पादशाह का आदमी थे, मशीद रहा, लेकिन नामा नवाज के लिए उन्होंने कभी भी किसी खतर की खाए की नहीं। मैं खुद उनको, मैं खुद अपने उल्लू बंदा सर को बताया कहूँ और बुलाता था। और आसिफ पाशा से ये पहली मुलाकात जो हुई ये वाले हुई, मुझे वाले में मुशायरा करे, मुझे याद है को रहमत अली साहब ने डिप्टी स्पीकर थे उस वक्त के, दोनों नाश्ता के बाद जो तय किए कि मुशायरा होना चाहिए। उन्होंने मई हुसैन जिगर को फ़ोन किया। जिगर साहब ने कहा कि रहमत अली साहब आसिफ पाशा का फ़ोन आया है और मुशायरा करना चाहते हैं, तुम अपने चंद साथियों को उसमें लेके चले जाओ। तो वो सीधे कहते और सही शहीदी रईस अख्तर, फैजल हसन ख्याल, इस तरह 7-8 शायरों का बोले कि भी जो बहुत शानदार होता रहा।
اس طرح انتہی ایسی پیدا سے میری پہلی ملاقات ہے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کتابوں کی تصویر گرا کے سلسلے میں اور ادبی محفلوں میں یہ کہنے کے موقف پہ ہو جی آج ان کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ ان کے قربت کے ساتھ وہ خرید نہیں ہوئے جی اور وہ خرید رکھتے بھی نہیں کہ ایسے لوگ ہوتے جو بازاری قسم کے لوگ ہیں چلر لوگ ہیں اپنی کشیوں کے لیے ان کی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ایسی بات سطح نہیں تھے. ان کے قریب لوگ کوئی نہ تھے. نسل میں زیادہ وسیع عابد صدیقی تھے. عابد صدیقی سے ملاقات بھی چنانچہ انہیں کتاب نہیں لکھ رہے تھے ان کی حیات پر لیکن وہ کام مکمل نہیں ہو سکا. آصف پاشا بہت اچھے انسان تھے لیکن وہ کا رکھاؤ میں بھی احتیاط برتتے تھے. ہر کس و لاکس کے پاس نہیں جاتے تھے مکتبوں میں نہیں جاتے تھے اور حیدرآباد میں انہوں نے بہت اچھا مشاعرہ کیا تھا. ایک ان کے ایسوسیشن بھی جانب سے مجھے یاد بھائی کہ کن کوٹی میں انہوں نے ایک مشاعرہ کیا تھا. اس نے دلیپ کمار آئے تھے سائرہ بانو آئے تھے. وہ مشاعرے کی تصویر ہی میرے پاس اور ادبی ذوق کا ہوگا وہ. اب اس کے بعد میں سلسلے کو ان کو خط ملتا لیکن میں ان کا خط محفل بلا تھا بلکہ سب پرس کا حصے سے بنا رہا. اور ایک محفل کی جو آخری ملاقات محفلوں کے حوالے سے ہی ابو کلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں ایک پروگرام تھا. وہ صدر کے پیدا نے تقلید کو نیا تھا لیکن کدے وزارانی تھی ان کی وہ آئے مسجد کی بات دادا کے پاس کھڑے رہے جو بلوایا انہوں نے وہ کہنے لگا میں چل نہیں سکتا. آپ کی لکڑی تھی ان کے چاہے تیری کریے پھر بھی آپ وہاں کیوں گئے لیکن یہ رشتہ کا خیال رکھتے تھے جی. ان کا اتنی ذوق تھا نہ شاعر تھے نہ ادیب تھے نہیں تو تقریر بہت اچھی کرتے تھے اور سلگری شخصیت تھے. اب ان کا انتقال اچانک ہوگا بٹ اس میں شرکت نہیں کر کرا بہت سا دوروں بھی لیا میں لیکن جس طرح کے بعض لوگ جو بازار ہی روک کہتے تشہیری جاتے جراب ہماروں میں نام دیتے ہیں تو ملاقات کری جی جن کے کھول و کھیل میں تضاد ہے دل کھول و کھیل میں تضاد ہے جھوٹے لوگ جیتے لوگ مشکل ہے کہ میں ہر شخص کی نظر میں رہتا ہوں جی. ان کو معلوم ہے آج پریشا پابندی سے فیسبک کا سفر کروں اگر پریشا میں پوچھتے کو میرے کا پرچہ نکلا دیا اب تک گیا بڑی جتسوئی سے بڑھ اور اس پریشے پر انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی. ہمیشہ ایک مبصر فیصلے کے یہ لکھے بہت اچھا ہے ہنستے تھے جی ہنستے ہوئے بولتے تھے جی یہ بہت اچھا کرے آپ نے لکھے یہ چیزیں آنا چاہیے. مولانا فیسبک کا سفر اسی لیے ہے اور جتنے یہاں ادبی مجرمین فلم ہوئے اس زمانے میں میں فیسبک کا سفر نکالا نہیں اسی وجہ کو. میاں صاحب شروعات میں ایک سوال میں کرتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. حیدرآباد میں اتنے سارے چینلز ہیں یوٹیوبرس ہیں بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں کو ٹی وی ہے اعتماد ٹی وی ہے ان میں ہمارا پروگرام میسر نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات کیا ہے اردو اکیڈمی کے چیئرمین کو ایسے پروگراموں میں رہنے کی ضرورت ہے تو وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ دیکھیے وہ اندر ہوگا بھیجل جا رہا ہے جی کس کے کیا مسئولیت ہے کون کس انداز سے وہاں اکیڈمی سے کرتا ہے. میں وہاں سنا تھا محمد غوث سنگھ ڈائریکٹر تھا جی اس زمانے میں مجھے معلوم وہاں کے کروڑوں روپے کا ہے ایسا رہی مجھے گھنٹہ دو جی. میں قوت کے سفر میں لکھا تھا کہ پہلے میں چکوں پہ جہاں رکھا ہو ہی وہ غرض جو ڈائریکٹر تھے بولے پہلے چک سے آخری چک تک آپ اس کے توقف کرائیے کس کو کس طرح دی ہے. ایسا بھی کیا جاتا ہے گھومے اجتماعی پیڑ پودے کے پتہ ہوگا تفصیلات دہرے تو تعارف میں رہتے ایسا کرو دیکھا ہے جی. سنیں آپ جی صاحب یہ دونوں جو کرے نا آپ حیرت کہیں گے ایسا جی تھا 500 لوگوں کو دیا ورڈ چاہو اسی وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ اس دن آپ ہے اور ہمارے وہ وزیر ہو کرکٹر ہمارے وزیر صاحب بتا جی ملاقات ضروری ہے ان کو ضروری ہے. یہ اندر کی باتیں دینا ہے اندر کی باتیں دیکھیے اندر کی باتیں ہیں جی جو انعامات وغیرہ جو دے رہے ہیں ان کے سامنے رکھنا ہے یہ جی. آپ کے اندر وہ صورت حال ہے بولا کہ ہمارے میلی میں ہم بات کرتے تھا لیکن میں نے بات کرتے کس آواز دیے کس گزارا تبدیل دیے یہ ہم پوچھے گئے نا بالکل اسی طرح بھی کیا صحیح بات ہے. میں تاریخ لے کر رہا کشکی میں میرے کو میں تقریباً میں 25-30 سال کے ایکٹیو ہوا بالکل آ زمانے کیوں نہیں دیتے صاحب بالکل دینا چاہیے اس کو آواز کر دے دیتے وہ بتا رہا ہوں بالکل آواز دے رہے پھٹ کے چندہ کون جی وہ پھٹ کی چندہ ہو رہا ہوگا برا جی دیتے چلے گا
जी ये है। अच्छा कमाल ये है जी, वो तो छोड़िए, हमारे पूरे किसानों का ये हाल है, पूरे फैसले का ये हाल है। तो ये कहा रहना रहता है, आंखों की समाज आंखों की बसारत खराब हो, बसारत बोलना चाहिए यार। فضول دي فضول هذا سماعات متاثر دعوات هي سماعات متاثر سماعات किसे खत्म है ना। हाँ, और ये देखो क्या चाह रहा हूँ, लिल्ला है, एक किताब में देखा मैं, लिल्ला मजबूर, वो शोरा से दुनिया करा गया जी बिल्कुल। अगर नजर में पाए धुन पता पड़ता था सही है। तो आप ये बताइए मेरे साथ, इन तमाम हालात में उर्दू अकेडमी को किस तरह संभाला जाए। देखिए आप, ये तरह है मेन जी, शुक्र के डायरेक्टर में हमें एहतिजाज करना चाहिए जी। वैसे सब ऐसी शुक्र मेरी राय है, हो सकता है भाई जब पसंद न करे, मैं उनकी जो पसंद करता हूँ उन्हें बड़े बड़े काम से। अब आप देखिए, जो मैं डायरेक्टर जो आलिदा बेचारे कर रहे हो जी, जब मैं डायरेक्टर थे तो बड़ा लोगों को बड़ा के बड़े बड़ा वन नहीं लोगों को बना दिया बात जी। और नासिर करने लोगों मैंने कह रहे था कहूँगा फंक्शन लेके तो आज जिला 50-60 हज़ार कर जी। तो ये तो पैसा हुकूमत का है, उसका सही इस्तेमाल सही शख्स ही कर रहा है। तो आपका कहना यह है नहीं साहब कि शकूर साहब जानते हैं पहचानते हैं लोगों को, कौन उर्दू अदब की तरक्की व तरवीज में आ बढ़ रहा है, कौन शायर है कौन मुतशायर है, ये इतने दिलाते हैं। वो एक तेरी चुना से हमेशा बोलते हो कि भाई आप सलाहुद्दीन देवर को किसी कविता में आज तक नहीं बने जी। मुशायरे के करने की गए हैं, आप बोला को बुला रहे हो तो गलत फैसले कर रहे हैं। आप सलाहुद्दीन देवर पास तक पूछा नहीं सोची नहीं साहब आप जवाब नीता है और सब उनको मिलता जो कमेटी में है, ये तो मैं इनकी किताबें रहते ना भाई, इनकी किताबें रहता है। ये बगैर नमाज जो है ये तालिब तरह से नमाज ये तो प्रोग्राम का वक्त शुरू होने वाला है, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मैं साहब आपने और मैंने हमेशा मसाइल पर बात की है, ठीक है, हमारे दरमियान रहने वाले हमारी इन बातों को पसंद नहीं करते, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि सलाह सबको बताया जी। तो काया बन चुके हैं नहीं साहब, बस मतलब मैं आपसे, मैं कभी सच वजह से गुरेज नहीं करूँ, और जब तक खुइयों के सखत मेरे हाथ में सारी बातें छोड़ मुड़ी तो नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल है, तो उन्होंने सफर से बहुत बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। जब इतना है वो बोल नहीं सकता, सही बात है, लोग मुखालिफ हो कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा मैं कर भी नहीं सकते, करो नहीं सकते दूसरों पे तो हवा है। बिल्कुल मैं तनकीद कर रहा हूँ, तब तो मैं कर रहा हूँ ये गलत हो रहा है। तो ये लोग तनकीद को तामीर की हैसियत से क्यों नहीं देखते। ये छोटे लोग हैं साहब जी, ये बाजारी लोग हैं, ये जो भाई खानदानी लोग हैं, ये इस पसंद के बुल्लो बिना वजह तरतीब किए बगैर वाकिफ हो। अरे ये देखो जो बोल दे रहा, सही बात, ये मैं बोले कि सलाह हो कि नहीं है क्या है इसकी टक्सर छोड़ो को, सही है, उन्हीं जो बोल रहा गलत क्या होगा ये होगा, बेशक कई वो है बोले बोलता सब में भैया नहीं हूँ जी। ये मेरा मसला नहीं है, मैं सच बोलता हूँ अलग है बोलता हूँ, मेरी जो मुखालिफत करते हैं सामने नहीं आते, बहुत नहीं जानता हूँ मैं, सही है, कौन कौन मुखालिफत करते हैं वो पत्ते मुजरिम है, अदबी जरा ही देखा बेशक मेरे से बात करो, आज तक अल्लाह गवाह है इस मसले आज तक कोई भी तरीके मेरे से बात नहीं करने पर कि आप भी लिखे वो लिखेगा चाहे जो हिम्मत मेरे मौता तो अगर बोले तो इसलिए आप बोला पतलों में समझ रहते बाकी मेरे नारे डूब जाते हैं, सही बात है बिल्कुल। और मैं बता दूँ उन्हें बनाना कर देता हूँ। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం ₹1199 మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి ఒక్క క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పనులు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్.